नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी आज शिक्षक लोगों के साथ सिविल सेवा में जो भी लोग तैयारी करवा रहे हैं या पटना के जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको बुला करके एक संवाद रखी थी जो 4 बजे से था। उस संवाद का हम भी एक हिस्सा थे और उस संवाद कार्यक्रमों के माध्यमों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई और जो आयोग के साथ अनुभव हुआ वो काफ़ी सराहनीय है। उसी अनुभव को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संस्था के बीच में और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत सारी सूचनाएं अस्पष्ट होती है। आज मेरा उद्देश्य है कि आयोग ने हम लोगों के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अपने तरह से अनोखा है। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आयोग शिक्षकों को बुला करके, खास करके कोचिंग संचालकों को बुला करके, कोचिंग वाले लोगों को बुला करके ऐसी बातचीत किए हों कि हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हमें आपकी क्या मदद चाहिए और हमें किन किन बातों को करना चाहिए। ये एक बहुत चीज़ें हैं। कारण आज जो है सो आप जानते हैं कि डिजिटल युग की ज़माना है, यूट्यूब की ज़माना है, टेलीग्राम की ज़माना है। सूचनाएं जो होती है वो आग की तरह फैलती है और उसमें भ्रम की भी काफ़ी अधिक गुंजाइश होती है। इन्हीं सारे भ्रमों को समाप्त करने के लिए आयोग ने हम लोगों के साथ आज संवाद किए हैं। उस संवाद कार्यक्रमों का जो मूल सार था, उन चीज़ों पर हम आपको कुछ दृष्टिपात कराना चाहते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बातें थी कि जो इस बार छात्रों की संख्या है वो सबसे अधिक है, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में 2000 से अधिक छात्र वैकेंसियां आज तक नहीं हुई थी और 2000 से जब अधिक वैकेंसियां नहीं हुई थी तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जो है सो अभ्यर्थियों की पहुंच भी नहीं हुई थी और निसंदेह इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी परीक्षाओं को, इतनी बड़ी लोगों को अच्छे से एग्जाम दिलाना और अच्छे से एग्जाम देना, ये दोनों का काम होता है। आयोग का काम होता है कि मैं एक फुल प्रूफ व्यवस्था में अच्छे से एग्जाम लूं, क्योंकि आज डिजिटल दुनिया में अगर आयोग एक अच्छे से एग्जाम नहीं ले पाती है तो इससे देश की व्यवस्थाओं पर दुनिया के सामने में और राज्य में तो होती ही होती है, हर जगह लोगों की नज़र होती है। इससे आयोग की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठता है और इसलिए आयोग ने बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था की है और उस सुंदर सुंदर व्यवस्था का एक ही आपको बात निष्कर्ष बताएं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे कि मैं ये एग्जाम पास करा दूंगा या कोई भी अगर ये कहे कि हमारे पास इसका तोड़ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये ठग रहा है। कारण आयोग जिस तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है और अभी कुछ एग्जाम करवाई है, उसमें तो कहीं पर में भी अभी फिलहाल चूक नहीं है। लेकिन मानवीय व्यवस्था में चूक ना हो ये कहा भी नहीं जा सकता है, इसलिए प्रत्येक दिन अच्छी चीजों को लाने के लिए आयोग जो है सो हम लोगों को आश्वस्त किए हैं। इस बुलाने के पीछे जो मकसद थी वो मकसद था एक नए परिवर्तन की। परिवर्तन वो था आपको नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो मेरा मानना है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में आपको सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का जो सबसे बेहतर प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है जानना, समझना। और आयोग के सामने में मैंने ये पहला प्रश्न रखा। मैंने पहली बार मेरा यही प्रश्न था कि सिविल सेवा में अभी तक नॉर्मलाइजेशन नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है, एसएससी में है, रेलवे में है, हर जगह नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन सिविल सर्विसेज में नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जब सिविल सर्विसेज में नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो इसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इस प्रश्न को लेकर के मैंने ये भी कहा कि अभी सभी लोगों में जो एक चीज जानने की चीजें हैं, अभ्यर्थियों में जो भ्रम है, खास करके सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में जो भ्रम है वो है आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो आयोग ने हमें आश्वस्त किए, हमारे साथ सभी लोगों को आश्वस्त किए कि हम इस पर एक अगली बैठक जो है आपके साथ साथ आपके स्टूडेंट के साथ भी करना चाहेंगे। इसलिए आयोग ने हमें पूछे भी और भी लोगों को पूछे कि कितने स्टूडेंट तक आ सकते हैं। तो मैंने कहा जितने स्टूडेंट की आपको
ज़रूरत होगी उतनी स्टूडेंट आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में सभी लोग सहयोग के लिए तैयार होते हैं और आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आप यह डिसाइड करिए कि आपको कितने अभ्यर्थियों से बातचीत करनी है, 1000, 2000, 5000, 10,000, आप जितने भी स्टूडेंट से बातचीत करना चाहेंगे वो संभव है। मैंने भी ये बातें आपको कहें कि आपको जितनी भी स्टूडेंट चाहिए ये आपको जो है सो वहाँ आ सकते हैं। आप उनके साथ संवाद करिए, उनके सामने में आप क्लियर करिए, जिससे कि उनकी निर्भरता अनावश्यक जो इंफॉर्मेशन है उस पर नहीं रहे। दूसरी बात, आयोग के बातचीत से जो एक बात मुझे स्पष्ट रूप से लगा, जो मैं भी आप लोगों को हमेशा बताता आ रहा हूं, कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए आयोग का दायित्व होता है कि हम बेहतर रूप से बेहतर अभ्यर्थियों का चयन करें। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में इस बातों को बोले भी कि मेरा काम है कि सबसे बेहतरीन जो लोग हैं उनको चुन करके मैं सरकार को सिफारिश कर दूं, यही मेरा काम है और इसके लिए मैं बेहतर तरीके से काम करूं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीजें आई कि जो आयोग ने सभी लोगों को बताया कि जो इनके क्वेश्चन का जो तरीके हैं वो अलग है। मतलब 3-3 सेट 4-4 सेट क्वेश्चंस बनेंगे और 3-3 4-4 सेट क्वेश्चन बनेंगे, तो उस स्थिति में कहीं भी गड़बड़ी होने की जो संभावनाएं हैं वो आपको नहीं रहेगी। हाँ, तब टफनेस लेवल के आधार पर, डिग्री ऑफ जो टफनेस होती है, डिफिकल्टीज लेवल होते हैं, उसके आधार पर परसेंटाइल और जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें थोड़ी बहुत जो है सो आपको जो अंतर आएंगे उस पर हम फिर से अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। अभी आप यही समझिए कि आयोग ने सबसे बेहतर एग्जाम की तैयारी में है, यहां तक समझिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 69वीं से भी बेहतर जो प्रश्न की प्रकृति है वो होने वाली है। इसलिए क्योंकि आयोग ने हमें लोगों को बताए हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि बिहार से होते हैं, हम पूरे इंडिया के एक्सपर्ट को कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी विषयों में हम 100 प्रोफेसर, 100 जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। उनमें से हम 10 लोगों को कांटेक्ट करते हैं, उस 10 लोगों में से 5 लोग जो हैं 5 सेट 10 सेट हमें हर क्वेश्चन मिलता है। और एक जो मतलब क्वेश्चंस, एक विषय में एक आदमी सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बनाते हैं। ये सबसे बड़ी चीजें आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितने सोच समझ कर बनाया जाता होगा। तो इस तरीके से अब जो है सो कुछ दिन हम लोगों को तैयारी करनी है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। इसलिए किसी भी तथ्य को हमें एक अलग अलग अप्रोच में समझना होगा, कंसेप्ट बेस पर समझना होगा, जो आयोग ने हम लोगों को बताए हैं। एग्जाम जो होगा वो 1 साल के अंदर हो जाएगी। ये जो है सो इस कार्यक्रम में आज ये हुआ। दूसरी बात, एग्जाम जो है 13 दिसंबर को ही होंगे, ये भी आज आयोग के संवाद से स्पष्ट हो गया। और ये भी हो सकता है कि नवंबर, मध्य नवंबर में एक बार फिर हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ आयोग की प्रत्यक्ष बातचीत होगी और उसमें आयोग अपने नॉर्मलाइजेशन को स्पष्ट करेंगे। और फिर ये एक बात आप हमेशा समझिए कि नॉर्मलाइजेशंस कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होगी, ये आपके हित में होगा। क्योंकि अगर एक बार एग्जाम कैंसिल होता है या आपके एग्जाम समय पर नहीं होते हैं तो कई बार नुकसान आती है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को दुरुस्त करते हुए ये बातें कही गई है। फिर भी हमने इनमें बात कहा कि नॉर्मलाइजेशन से अगर एक भी बच्चा छटता है या एक नंबर से भी कोई छटते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए एक बार इस पर विचार किया जाए कि इसका कोई और भी विकल्प हो तो हो, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो घबराने की बात नहीं है। इसमें नंबर भी बढ़ते हैं और नंबर घटते भी हैं। ये नंबर बढ़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, इसको लेकर के हम फिर अगली कड़ी में जो है सो आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। आज सिर्फ इतना बता दें कि आयोग 2-3 चीजों के लिए स्पष्ट है कि एग्जाम बेहतर हो, उन्हीं लोगों का रिजल्ट हो जो सही मायने में सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। तीसरा, डिफिकल्टीज लेवल जो हो वो यूपीएससी स्टैंडर्ड की हो और पूरे टीम ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। चौथी बात, आयोग ने हम लोगों ने स्पष्ट रूप में पूछा कि आखिर प्रश्न की प्रामाणिकता के लिए हम कौन से सोर्स को जो है सो मदद लें,
तो आयोग ने, हमने कहा कि आयोग एनसीईआरटी को मानती है, एसआरटी को नहीं मानती है। आयोग ने कहा कि नहीं, हम एनसीईआरटी के साथ साथ एसआरटी को भी मानते हैं और एसआरटी, इसलिए एनसीईआरटी एसआरटी को आप पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें, अच्छे ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ें, बाकी सभी बाजारू जो टेक्स्ट बुक हैं उन चीज़ों को आप छोड़ दें और अच्छे से आप रिजल्ट लें। यही मकसद है। मतलब संवाद पूरी तरह से स्टूडेंट के पक्ष में है, आप लोगों के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।